गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने लाइब्रेरी शेयरिंग, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग, लाइब्रेरी कोऑपरेशन और लाइब्रेरी कंसोर्शिया का थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे थोड़ा जाएंगे और लाइब्रेरी कंसोर्शिया को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, ठीक है, LIS नेटवर्क्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका 221 का यूनिट नंबर 8 है, यूनिट नंबर 9 है, सॉरी, यूनिट नंबर 9 है। हम लोग जो भी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी यानी उसको रिवाइज कर रहे हैं आप लोग या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर चीज़ें इतनी समझ में नहीं आएगी। जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं अगर आप उसको फिर से पढ़ोगे देन यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर उतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन रह जाए। ठीक है, इसलिए जब भी हम कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार उसको, क्योंकि हम लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो आप जैसे ही उसको रीड करोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। कोई टॉपिक ऐसा भी होगा जो कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है समझ में ना आए हो जब डिस्कस किया हो, तो जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम कुछ हो सकती है। और अभी तो वैसे भी आप लोगों का असाइनमेंट चल रहा होगा, तो असाइनमेंट तो बिना पढ़े बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसको पढ़ते जाइए। आप अगर असाइनमेंट ठीक से बनाएंगे तो आपकी एग्ज़ाम की आधी प्रिपरेशन असाइनमेंट से ही हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स एंड कंसोर्शिया। ठीक है, तो नेटवर्क्स और कंसोर्शिया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। Library and information networks have the potential to improve library services in several ways. It brings down the cost of information products and services in networked environment in shared mode. It enables libraries to offer need-based services to the end user, eliminating the limitation of size, distance and language barrier among them. ठीक है, तो जो लाइब्रेरी नेटवर्क्स होते हैं, लाइब्रेरी नेटवर्क वैसे अलग अलग ऑब्जेक्टिव से काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर लाइब्रेरी नेटवर्क आपको रिसोर्स शेयरिंग ही कर रहा हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी नेटवर्क्स होते हैं जो किसी उनके ऑब्जेक्टिव ये भी होते हैं कि हम लाइब्रेरियंस कनेक्ट हों। ठीक है, वो मिलके कुछ कॉन्फ्रेंसेस करें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करें। ठीक है, तो इस तरह के भी ऑब्जेक्टिव लाइब्रेरी नेटवर्क के हो सकते हैं। केवल रिसोर्स शेयरिंग ही एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उस अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अलग अलग लाइब्रेरी नेटवर्क्स बने हुए होते हैं। ठीक है, अगर रिसोर्स शेयरिंग के ऑब्जेक्टिव से लाइब्रेरी नेटवर्क्स बने हैं तो वो क्या करेंगे, वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैं वो कम कर देंगे। इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग होती है वो बहुत लोअर ले आते हैं। ठीक है, और लाइब्रेरीज को एक जो नीड बेस्ड सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, सभी लाइब्रेरी नेटवर्क्स एक दूसरी लाइब्रेरीज को, और लाइब्रेरी नेटवर्क किसको हेल्प करेंगे, जो उस लाइब्रेरी नेटवर्क के मेंबर लाइब्रेरीज होती है। ठीक है, वहीं पर वो वर्कआउट करते हैं। विथ एवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क्स द एम्फेसिस हैज moved from the network as physical entity to the resources available through the network. This network accessible resources included databases of library holding, journal article, electronic text, images, video and audio files, scientific and technical data, etc. ठीक है, अब नेटवर्क एनवायरनमेंट में ये जब लाइब्रेरी नेटवर्क काम करते हैं तो इनके ऑब्जेक्टिव फिजिकली डॉक्यूमेंट शेयर करने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर करना होता है। क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर फिजिकली बुक हम किसी को शेयर कर रहे हैं तो उसको
भेजो, रिकॉर्ड करो, ठीक है। वहाँ पे वो जो रिसीविंग लाइब्रेरी है उसको रिसीव करेगी, फिर वो रिटर्न करेगी। तो उसमें बहुत सारी प्रोसेस और बहुत सारी कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मिनिमम कुरियर चार्जेस तो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन अगर रिसोर्सेस हैं तो वहाँ पे किसी तरह का चार्जेस भी नहीं लगता, ना ही वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोसेस होती है। कोई भी आर्टिकल शेयर करना है तो आप इजीली कर सकते हो, वीडियो, ऑडियो, जर्नल आर्टिकल, ठीक है। टेक्स्ट बुक भी, ई बुक भी अगर आपको शेयर करना हो तो वो आप इजीली शेयर कर देते हो और उसको वापस फिर लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। A network is developed when group of libraries and information center decide to exchange information among information using computers. The library network use existing communication facilities to establish networks among libraries that agree to cooperate amongst themselves through more or less formal agreements with a view to pooling their resources to offer better services to the user, ठीक है। तो लाइब्रेरी नेटवर्क्स वही होते हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज जो होती है वो कुछ म्यूचुअल कंडीशंस पे एग्री होती है और अपने रिसोर्स पूल करने के ऊपर वो एग्री होती है कि हम अपने रिसोर्सेज दूसरी लाइब्रेरी को शेयर करेंगे, किसी और कोई और। हर लाइब्रेरी इसी कंडीशन पे एग्री होती है कि हम अपने रिसोर्सेज अपने ग्रुप में जो भी लाइब्रेरीज है उनको हम शेयर करेंगे, ठीक है। उनकी ज़रूरत जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट की होगी और हमारे पास अगर है तो हम उनको शेयर करेंगे। द टर्म नेटवर्क इंक्रीजिंगली यूज्ड इन प्लेस ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग और कोऑपरेटिव सिस्टम्स, ठीक है। पहले इसके लिए हम यूज़ करते थे, रिसोर्स शेयरिंग यूज़ किया जाता था या कोऑपरेटिव सिस्टम यूज़ किया जाता था। अब उसके लिए नेटवर्क टर्म यूज़ किया जाने लगा है। Networking and modernization are becoming very important in all type of libraries as they enable user to have access to the resources of many other libraries in addition to their own, ठीक है। तो लाइब्रेरी नेटवर्क का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यहाँ पे हम लोग अपनी लाइब्रेरी के अलावा उस लाइब्रेरी के जितने भी कांटेक्ट में या उसके नेटवर्क में जितनी और लाइब्रेरीज हैं उनके भी रिसोर्सेज को हम ब्राउज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट ले भी सकते हैं। लाइब्रेरी कंसोर्शिया एग्जिस्ट not only to share resources of libraries but also to subscribe to electronic resources on behalf of group of institutions, ठीक है। अब लाइब्रेरी कंसोर्शिया, लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। तो लाइब्रेरी कंसोर्शिया क्या करता है, ये ऊपर जो हमने डिस्कस किया है, क्योंकि लाइब्रेरी कंसोर्शिया है वो भी लाइब्रेरी नेटवर्क ही है लेकिन वो उससे और थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है। तो रिसोर्स शेयरिंग तो वो करता ही है, रिसोर्स शेयरिंग करने के साथ साथ वो सारे सभी लाइब्रेरी के बिहाफ पर इलेक्ट्रॉनिक जो रिसोर्सेस होते हैं उसको सब्सक्राइब भी करता है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क डिस्कस्ड इन फॉलोइंग पेजेस टू अप्लाई लाइब्रेरी कंसोर्शिया ऑल्सो, ठीक है। तो जो लाइब्रेरी लाइब्रेरी नेटवर्क के फीचर्स हैं वो सारे लाइब्रेरी कंसोर्शिया के भी फीचर्स होते हैं, लेकिन लाइब्रेरी कंसोर्शिया इन एडिशन क्या करता है, वो सब्सक्रिप्शन के लिए, ई रिसोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के लिए जो वेंडर्स होते हैं उनके साथ बार्गेनिंग भी करता है, ठीक है। उनको सब्सक्राइब भी करता है ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है। लाइब्रेरी का नेटवर्क की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो द बेसिक पर्पस ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क इज टू शेयर रिसोर्सेज एंड सर्विसेज अमंगस्ट member libraries. A library network is broadly defined as a group of library and or group of information centers that are interconnected to form a system with an aim to help each other with information need of their clientele, ठीक है। तो लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है, वो एक ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज है जो अ, जो मेंबर लाइब्रेरीज होती है उनके क्लाइंटल की जो इंफॉर्मेशन नीड है उसको सेटिस्फाई करने के ऑब्जेक्टिव से सब साथ में आए होते हैं, ठीक है। सब नेटवर्क वो बना हुआ होता है। यूनिसिस्ट टू मेन वर्किंग डॉक्यूमेंट डिफाइंस द नेट इंफॉर्मेशन नेटवर्क एज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन systems associated with the communication facilities which are cooperating through more or less formal agreements and institutional agreements in order to jointly implement information handling operations with a view to pooling their resources and to offer better services to the user. They generally follow
आइडेंटिकल और कंपेटिबल रूल्स एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो जब भी लाइब्रेरी नेटवर्क बनता है वो क्या होता है, वो एक फॉर्मल नेटवर्क होता है। ठीक है, हम यानी ओरली किसी के साथ कांटेक्ट करके लाइब्रेरी नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते। ये क्या होता है, ये एक तरह का एमओयू होता है। ठीक है, एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जिसपे सभी को साइन करना होते हैं। ठीक है, Susan Martin defines a network as a group of individual or organization that are interconnected to form a system of accomplishment of some specific goal। ठीक है, तो सुसान मार्टिन क्या कहते हैं, सुसान मार्टिन ये कहते हैं कि नेटवर्क, उन्होंने केवल नेटवर्क की डेफिनेशन दी है। नेटवर्क है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़ते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को पूरा करने के लिए। This linkage must include a communication mechanism. Many network exist for the express purpose of facilitating certain type of communication among the members। ठीक है, तो इसमें जरूरी नहीं कि लाइब्रेरी नेटवर्क ही हो, बहुत अलग अलग तरह के नेटवर्क्स भी हो सकते हैं जो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए अपने जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं। Renaud Swank defines a library network as a concept that includes the development of cooperative system of libraries or geographical subject or other lines, each of some kind of center that not only coordinate the internal activity of the system but also serve as a system's outlet and to and inlet for the centers of other systems। ठीक है, तो यानी वो केवल एक दूसरे को हेल्प ही नहीं करते हैं। ठीक है, बल्कि किसी अपने सिस्टम को वो एक आउटलेट या ना आउटपुट की तरह बनाते हैं और दूसरे सिस्टम के लिए वो इनपुट की तरह इनपुट के लिए काम करते हैं। जो यहाँ से जो एक लाइब्रेरी है वो एक आउटपुट की तरह वर्क करेगी, आउटलेट की तरह वर्क करेगी, जहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोसीड होगी और दूसरे दूसरे जो लाइब्रेरीज होगी वो क्या होगी, इनलेट्स की तरह काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लाइब्रेरीज आउटलेट्स भी होती है और सभी लाइब्रेरीज इनलेट्स भी होती है, यानी सभी लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन सप्लाई भी करती है और सभी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एक्सेस भी करती है दूसरी लाइब्रेरीज की। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हमने कल लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन की हिस्ट्री तो पढ़ी थी कि 1880 से शुरू हुआ था। ठीक है, 19 सेंचुरी से लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन के कुछ एग्जांपल हमने देखे थे, इंडिया के भी देखे थे, आउट ऑफ इंडिया के भी देखे थे। ठीक है, लेकिन अगर ये अपने ब्रॉड रूप में कब आया, कंप्यूटर के यूज होने के बाद। ठीक है, जैसे जैसे लाइब्रेरीज में कंप्यूटर का यूज होने लगा उसके बाद रिसोर्स शेयरिंग का या लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन का रोल जो है बढ़ने लग गया। द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटेड जनरेशन ऑफ इंडेक्सिंग एंड abstracting services in early 1970s and subsequent idea of sharing such massive information through communication network gave birth to the concept of online databases। ठीक है, तो 1970s में abstracting and indexing डेटाबेसेस की शुरुआत हुई। ठीक है, इंडेक्सिंग हुई, एब्स्ट्रैक्टिंग हुई और उसके बाद एक आइडिया आया कि अगर हम ये इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग जो हम कर रहे हैं इसको अगर हम ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू अगर शेयर कर पाएँ सभी को तो फिर ये कैसे वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो वहाँ से फिर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई कि लाइब्रेरी डेटाबेसेस इस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर कुछ वेंडर्स भी आए जिन्होंने इस तरह के डेटाबेसेस बनाए और उनको प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए यूज किया। दिस इनिशिएटिव लेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस एंड ऑनलाइन सर्च लाइक डायलॉग, बीआरएस एंड डिमडी। ठीक है, यानी अलग अलग उस समय डेटाबेसेस शुरुआत में बने। ठीक है, जो इस तरह के डेटाबेसेस बनाकर जो लाइब्रेरीज है उनको किसी फिक्स प्राइस पे सेल आउट करते थे या फिर लीज आउट करते थे। The American Library Association and US Office of Education co-sponsored a landmark national conference on inter-library communication and information networks held in Warrenton, Virginia, USA in 1970।
ठीक है। तो इस ये जो ग्रोथ हो रही थी, ये जो डेवलपमेंट हो रहा था, इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने 1970 में एक कॉन्फ्रेंस की। ठीक है। द कॉन्फ्रेंस रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट of networks amongst libraries in USA for effective utilization of combined information resources available in American libraries। ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या आया, वहां पे ये माना गया कि अगर अमेरिका की लाइब्रेरीज के अंदर जो रिसोर्सेस हैं उसको अगर अच्छे से यूज करना है, उसका ऑप्टिमम यूज करना है, तो वहां पे इन सभी लाइब्रेरीज के बीच में एक नेटवर्क क्रिएट करना जरूरी है, ताकि सभी लाइब्रेरीज एक दूसरे के रिसोर्सेस को यूज कर सकें। Sustained interest in library networks lies in the opportunity that they provide for centralized services that are highly economic। ठीक है। अब अगर लाइब्रेरी नेटवर्क्स हैं, अगर उनको सस्टेन करना है तो वो कैसे सस्टेन कर पाएंगे, अगर वो अपने जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, या सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको इकोनॉमिकल वे में अगर प्रोवाइड कर पाएँ, तो फिर उन लाइब्रेरी नेटवर्क के इंटरेस्ट जो हैं वो क्या हो पाएंगे, सस्टेन हो पाएंगे, यानी लंबे समय तक चल पाएंगे। अ लॉन्ग स्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ सच सर्विसेज इज द प्रोडक्शन ऑफ कैटलॉग कार्ड्स बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन 1968। ठीक है। तो उसका अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने क्या किया था, कैटलॉग कार्ड्स प्रिपेयर किए थे। वहां पे जो भी बुक आती थी उसके कैटलॉग कार्ड वो बना लेते थे और उसको सेल करते थे। तो अदर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनको वो कार्ड्स बहुत कम भाव में मिल जाते, कम रेट्स में मिल जाते थे, रेदर देन खुद उस कार्ड्स को बनाना। ठीक है। वो अगर वो खुद उन कार्ड्स को बनाते थे तो वो उनको महंगा पड़ता था, जबकि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सर्विसेज की वजह से उनको वो बिब्लियोग्राफिकल रेडीमेड डेटा कम प्राइस में मिलने लग गया। Centralized technical processing of documents started by Library of Congress was replicated in the individual state and localities in USA and later in several European countries। उसके बाद लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने एक और इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने क्या किया, सेंट्रलाइज्ड टेक्निकल प्रोसेसिंग को शुरू की। अलग अलग लाइब्रेरीज जो थी उनकी, उन सब का जो टेक्निकल प्रोसेसिंग था वो एक जगह होने लगा। तो उससे क्या होने लगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कम होने लगा। ठीक है। तो ये आइडिया अमेरिका में पहले फैला। ठीक है। वहाँ पे अलग अलग लाइब्रेरीज मिल के काम करने लगी। उसके बाद वो आउट ऑफ अमेरिका भी ग्रो हो गया। अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज की जो लाइब्रेरीज थी वो भी इस तरह से centralized processing करने लगी। Besides centralized processing, the library network had have greater potential to increase resource sharing। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग के अलावा भी लाइब्रेरी नेटवर्क में रिसोर्स शेयरिंग करने की बहुत सारी उसमें कैपेबिलिटी है। Recognition of the value of sharing rather than duplicating resources resulted in the development of existing interlibrary loan system, cooperative arrangement, and such as Farmington Plan and National Union Catalog in USA। ठीक है। तो ये रिसोर्स शेयरिंग का जो आइडिया आया तो उन्होंने बहुत सारी अलग सर्विसेज को जन्म दिया, जैसे इंटर लाइब्रेरी लोन है या कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स है। ठीक है। या फिर जो यूनियन कैटलॉग है अमेरिका में। ठीक है। तो उस तरह की सर्विसेज क्रिएट होने लगी। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी नेटवर्क्स इन एट इंटरनेशनल लेवल इंक्लूड्स OCLC, RLG, CURL, कर्ल एंड GISC। ठीक है। तो ये जो है ये बहुत यानी वर्ल्ड लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी एसोसिएशन हैं। ठीक है। अब जो लाइब्रेरी नेटवर्क्स बनते हैं, लाइब्रेरी नेटवर्क्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, मोर और लेस जो हमने कल डिस्कस किए वही होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट तो वही होता है कि लाइब्रेरी कोऑपरेशन को इनकरेज करना और रिसोर्स शेयरिंग शेयरिंग लाइब्रेरीज में करना। ठीक है। जो दूसरी लाइब्रेरीज है उनको लाइब्रेरी ऑटोमेशन में या कंप्यूटराइजेशन में या रिट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन में हेल्प करना। ठीक है। यूनियन कैटलॉग क्रिएट करना। ठीक है। और इफेक्टिव एक्सेस टू कंबाइन होल्डिंग प्रोवाइड करना, वो कैसे होगा, वो फिर से यूनियन कैटलॉग के थ्रू ही होगा। प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज टू मेंबर लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करना। रैशनलाइजेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इन मेंबर लाइब्रेरीज।
and optimizing their use through resource sharing. यानी rationalization of acquisition मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि अदर लाइब्रेरीज में वो डॉक्यूमेंट कितने नंबर्स में है, हमारी नीड कितनी है। अगर नीड कम है तो फिर हम उसे दूसरी लाइब्रेरी से एक्वायर करके हम अपने यूज़र को दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर उसकी नीड है भी, ठीक है, तो फिर हम क्या उसको कम नंबर्स में बाय कर सकते हैं। तो जो एक्विजिशन है उसको हम क्या रेशनलाइज कर सकते हैं, तो जिससे हम बजट या फाइनेंशियल रिसोर्सेस को बचा सकते हैं। देन evolve, adapt protocol and standards, guidelines, method, procedure for bibliographical development records and their storage, interlibrary loan, hardware and software। ठीक है, अगर बहुत सारी लाइब्रेरीज काम करेगी साथ में तो अलग अलग वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ इनोवेटिव वर्क भी कर सकते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स डेवलप कर सकते हैं, गाइडलाइंस डेवलप कर सकते हैं, कोई भी कॉमन प्रोसीजर्स, कॉमन बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप कर सकते हैं जो सभी लाइब्रेरी के लिए कॉमन हो। देन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमोंगेस्ट यूजर्स ऑफ मेंबर लाइब्रेरीज, मेंबर लाइब्रेरीज में कम्युनिकेशन को भी बढ़ावा देना, एक दूसरे को जाने, उनके सर्विसेज को जाने, उनके रिसोर्सेज को जाने। ठीक है, देन प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ मेंबर लाइब्रेरीज, मेंबर ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरीज फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ लाइब्रेरी इन द नेटवर्क। ठीक है, उसके साथ साथ जो मेंबर लाइब्रेरीज है उनका जो लाइब्रेरी स्टाफ है उनको लाइब्रेरी नेटवर्क को यूज करने की भी ट्रेनिंग देना, ये भी लाइब्रेरी नेटवर्क का एक ऑब्जेक्टिव है। देन गाइड मेंबर लाइब्रेरीज इन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ करंट एंड अपकमिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। तो जो टेक्नोलॉजी चल रही है या फिर जो टेक्नोलॉजी आने वाली है उनका प्रॉपर यूज कैसे किया जाए, तो वो भी लाइब्रेरी नेटवर्क का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो भी मेंबर लाइब्रेरीज को सिखाया जाए या उनके बारे में उनको बताया जाए। तो इसके लिए लाइब्रेरी नेटवर्क्स क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, सिंपोजियम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे वो मेंबर लाइब्रेरीज है वो अप टू डेट रहे। देन प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस एट रिड्यूस्ड रेट थ्रू कंसोर्शियम एग्रीमेंट्स। तो अगर वो एक कंसोर्शिया की भी तरफ वर्क कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो पब्लिशर से जो ई रिसोर्सेस है उसको सब्सक्राइब करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर लाइब्रेरीज, एंड उन मेंबर लाइब्रेरीज को वो रिसोर्सेस कम प्राइस में मिलेंगे। देन डेवलप एंड प्रमोट कोलैबोरेटिव डिजिटाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, या प्रोजेक्ट्स। तो अगर लाइब्रेरीज मिलके डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, तो जो इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या इनके एट्रीब्यूट्स क्या निकलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सेस टू ऑल मेंबर्स, सभी जो मेंबर्स है सभी मेंबर्स अपने सारी दूसरी जो लाइब्रेरी मेंबर्स होंगी उन सभी के भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। कोई लाइब्रेरी ऐसी है जिसके पास कम रिसोर्सेस है लेकिन फिर भी वो अदर लाइब्रेरीज के जरिए अपने अपने यूजर्स को इनफ या एफिशिएंट सर्विसेज दे पाएंगी। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो लाइब्रेरी अगर सब मिल के काम कर रहे हैं तो ये सभी लाइब्रेरीज क्या होंगे, अपने लाइब्रेरी के रिसोर्स या अपने लाइब्रेरी के कलेक्शन के बाहर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वो एक दूसरे से रिसोर्स शेयरिंग करेंगे, एक्सपर्टाइज शेयरिंग करेंगे, इक्विपमेंट शेयरिंग करेंगे। ठीक है, और अगर सब मिल के काम कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, फिर जो प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉमन यूज करने की प्रयत्न करेंगे। ठीक है, कि आपके यहाँ ये सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहे हैं तो अगर कोई लाइब्रेरी नहीं कर रही है सॉफ्टवेयर यूज तो वो भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, या तो फिर सभी एक तरह के रिसोर्सेस है एक तरह के सॉफ्टवेयर यूज करने का ट्राई करेंगी। उसके साथ साथ जब कोई डिसीजन नेटवर्क का कोई डिसीजन होगा तो वो नेट जो डिसीजन होगा वो भी शेयर्ड डिसीजन होगा, सभी मिल के किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचेंगे। देन broad based library services, library information network generally offers broad range of library services including union catalog of books and journals, access to union catalog and licensed databases, licensing of e-resources from publishers,
टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस, डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट इन वेरियस डिसिप्लिन एक्सेट्रा। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये भी सभी लाइब्रेरी प्रोवाइड कर पाएगी। यूनियन कैटलॉग बन पाएगा अगर वो एक नेटवर्क में है तो, ठीक है। उस नेट यूनियन कैटलॉग को वो अपने यूजर्स को एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उससे ये जो यूजर्स हैं उनको ना केवल अपनी लाइब्रेरी के रिसोर्सेज के बारे में पता चलेगा बल्कि दूसरी लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को के बारे में भी पता चलेगा और वहाँ से वो रिसोर्सेज को ले भी सकते हैं। नेटवर्क एक्टिविटीज आर जनरली सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। अभी जो नेटवर्क होता है तो इसके नेटवर्क के जो डिसीजंस होंगे, जो उसकी एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, वो सेंट्रलाइज, वो एक जगह से वर्कआउट करेगी सभी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अगर इस तरह का नेटवर्क बने हैं तो सभी जो लाइब्रेरीज हैं, मेंबर लाइब्रेरी, सभी को इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होगा क्योंकि उन्हें रिसोर्स शेयरिंग अगर कर रहे हैं तो कुछ रिसोर्सेज को वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कुछ को सब्सक्राइब करेंगे। कंसोर्शिया की तरफ वर्क कर रहे हैं तो फिर वो कम प्राइस पे उनको मिल जाएगा। तो इस तरह के भी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स उनको होंगे, ठीक है। इंटरनेशनल रीच एंड अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर कोलेब्रेशन, अगर वो कोलेबरेट करेगी लाइब्रेरीज तो हो सकता है किसी और लाइब्रेरी का और नेटवर्क में, किसी और नेटवर्क में भी है तो उनका जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा होगा, ठीक है। उनको और लाइब्रेरी से कनेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। अगर बहुत सारी लाइब्रेरी मिली हुई है तो वो क्या कर पाएगी, R&D भी कर पाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएगी, ठीक है। अपने जो सर्विसेज हैं उसको कैसे इम्प्रूव करें उसके बारे में, या डेटा बेसेस हैं उनको कैसे ज़्यादा हम सब्सक्राइब करें, उनका फीडबैक हम कैसे लें। तो अलग अलग तरीके के जो सर्विसेज होती है या डेटा कलेक्शन होता है उसके ऊपर वो रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइब्रेरी नेटवर्क के अगर कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे एक तो ह्यूमन नेटवर्क होगा क्योंकि लाइब्रेरीज में जो लोग होते हैं, वो लाइब्रेरियंस होते हैं, वो ह्यूमन है। तो कनेक्ट कौन होंगे, वो लोग ही होंगे। तो सबसे पहले तो ह्यूमन नेटवर्क बन जाएगा, सभी लोग एक दूसरे अलग अलग लाइब्रेरीज के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके कांटेक्ट में आएंगे, अलग अलग सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में उनसे मिलेंगे, अलग अलग मीटिंग्स होगी वहाँ पे वो एक दूसरे को जान सकते हैं। उसके साथ साथ ऑनलाइन डेटाबेस उसका एक कंपोनेंट है, ठीक है। अलग अलग लाइब्रेरीज के डेटाबेसेस को आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब वर्ल्ड केट की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड का लगभग सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क वर्ल्ड केट ही, OCLC का ही एक पार्ट है वो, ठीक है। और उसके अंदर कितनी लगभग 25,900 लाइब्रेरीज हैं OCLC की, ठीक है। और उसके अंदर 302 मिलियन बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड है और ये लगभग 2015-16 का है, ठीक है। हाँ 2015-16 का डेटा है, अभी तो ये और ज़्यादा बढ़ गया होगा। वैसे ही एक डेल नेट है, ठीक है। डेल नेट दिल्ली में एक है, ठीक है, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क जिसका नाम था, अभी शायद उसका नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क्स है, ठीक है। और वो क्या करता है, उन्होंने भी अपना एक नेटवर्क बना के रखा है और उन सब लाइब्रेरी का उन्होंने यूनियन कैटलॉग बनाया है, बुक्स का एंड जर्नल्स का। और सब जो भी लाइब्रेरी इसकी मेंबर होती है उसको वो यूनियन कैटलॉग वो लोग एक्सेस कर सकते हैं और जब अगर जरूरत है तो वो रिसोर्स को या वो आर्टिकल को या बुक को वो उस मेंबर लाइब्रेरी के थ्रू मंगवा भी सकते हैं, ठीक है। मंगवाने का कॉस्ट डेफिनेटली जो लाइब्रेरी उसको मंगवा रही है उसी को पे करना होता है। दिल्ली लाइब्रेरी ये डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क डेल नेट, इसके अंदर 30 लाख रिकॉर्ड है, ठीक है। और इसके अंदर मोर देन 800 मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं। Besides developing and maintaining their own databases, the library network also purchase databases and data banks from publishers and host them on their network to make them accessible to their members, ठीक है। तो जो लाइब्रेरी नेटवर्क्स कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेंबरशिप फीस भी लेते हैं। उस फीस का यूज़ वो कुछ कॉमन डेटाबेसेस को सब्सक्राइब करने में करते हैं और वो उसको सब्सक्राइब करके वो कौन एक्सेस करता है, वो जितनी भी मेंबर लाइब्रेरीज होती है वो उन डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकती है। देन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर नेटवर्क लाइब्रेरीज का नेटवर्क है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो
कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी और लाइब्रेरी का डेटा कोई और लाइब्रेरी होस्ट कर सकती है। ठीक है, अगर ये किसी लाइब्रेरी के पास सर्वर ज़्यादा पावरफुल है तो वो किसी और लाइब्रेरी का उस तरह से हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो शेयर्ड रिसोर्स शेयरिंग या शेयर्ड डेटा स्टोरेज भी किया जा सकता है। तो हर तरीके से जितने भी रिसोर्सेज शेयर होना हो वो सारे यहाँ पे हो सकते हैं। देन डेटा नेटवर्क्स, the server of the library networks are required to be hooked on the internet so as to make them accessible to its members. Most library networks use infrastructure of other data networks and internet service provider. For example, National Knowledge Network, JNet and RNet are important data networks in India, UK and USA. ठीक है, तो ये जो लाइब्रेरी नेटवर्क होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जो सर्वर्स होते हैं उसको उन्हें वैन पे रखना होता है। ठीक है, किसी भी डेटा अगर हमारा डेटाबेस है उनको हम दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं, या तो हम उसे लैन पे एक्सेस कर सकते हैं या तो उसे हम वैन पे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मेंबर लाइब्रेरीज को उसको एक्सेस करना है तो वो डेटाबेस हमेशा वैन पे होना चाहिए ना, वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट पे होना चाहिए, अदरवाइज मेंबर लाइब्रेरीज उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। ठीक है, number of members in a library network is yardstick for its success. A library network is more meaningful and effective if it has a large number of members. The cost involved in maintaining activities and functioning of a library network includes licensing and hosting of third-party databases, getting distributed amongst the subscriber and member of the library network. Benefit of larger number of members in a library network is suitably used and passed to its members। ठीक है, अगर किसी भी लाइब्रेरी नेटवर्क में अगर उसकी मेंबर लाइब्रेरीज ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा उसका बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा लाइब्रेरीज है तो उसका कोलेब्रेशन या उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तो वो लाइब्रेरी वो नेटवर्क क्या कर सकता है, अलग थर्ड पार्टी डेटाबेसेस भी सब्सक्राइब कर सकता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को वो ऑर्गेनाइज कर सकता है, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मेंबर लाइब्रेरीज कम है तो उनकी एक्टिविटीज़ भी लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, अब लाइब्रेरी नेटवर्क्स के अगर टाइप्स की बात करें तो लाइब्रेरी नेटवर्क्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, the library information network perform multiple activities including providing access to full text and bibliographical databases, creation, maintenance and updation of catalogs for on member libraries, document delivery services and promotion of resource sharing activities amongst member libraries. The library information network can be grouped into three categories। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी लार्ज नेटवर्क्स। ठीक है, ऐसे नेटवर्क्स जो बहुत लार्ज स्केल पे काम करते हैं। दूसरा है स्मॉल नेटवर्क जो छोटे लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, और तीसरा है लिमिटेड पर्पस नेटवर्क जिनका पर्पस जो होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। टाइप ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क्स बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क होता है जो ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अब इसमें सिटी या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी हो सकता है जो किसी सिटीज में ही वर्कआउट करता है। ठीक है, द लाइब्रेरी नेटवर्क कन्फाइनिंग देयर एक्टिविटीज एंड मेंबरशिप टू अ गिवन सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया कैन बी कैटेगराइज्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। ठीक है, MAN मैन, सच एज कैलिबनेट, डेलनेट, एडीनेट, पुणेनेट, बोनेट। ठीक है, कैलिबनेट इज कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क, डेलनेट इज दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। अभी ये डेवलपिंग लाइब्रेरी इन्होंने चेंज कर दिया, अभी ये दिल्ली तक बेस्ड नहीं है। थर्ड इज एडीनेट, दैट इज अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। अहमदाबाद तक ये लिमिटेड था पहले, लेकिन ये अभी अहमदाबाद तक भी लिमिटेड नहीं है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। पुणे नेट, पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क, बीओ नेट यानी बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क एक्सेट्रा। तो ये सारे
सिटी या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स के लाइब्रेरी नेटवर्क्स। देन रीजनल लाइब्रेरी नेटवर्क है वो जो किसी पर्टिकुलर रीजन में वर्कआउट करते हैं, जैसे साउथ ऑस्ट्रेलियन पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क, एल्बर्टा पब्लिक लाइब्रेरी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क या साउथ ऑस्ट्रेलियन एंड कनाडा आर एग्जांपल ऑफ रीजनल लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर रीजन में काम करने वाले लाइब्रेरी नेटवर्क को रीजनल लाइब्रेरी नेटवर्क कहते हैं। देन नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क जो पूरे देश में वर्क करता है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इन्फ्लिबनेट है। ठीक है, चाइना का चाइना एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। ठीक है, तो ये चाइनीज लाइब्रेरी नेटवर्क है। इन्फ्लिबनेट जो है वो इंडियन लाइब्रेरी नेटवर्क है। देन इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क, तो इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क की बात करेंगे तो यहाँ पे OCLC आएगा। OCLC इज ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, इसका पहले जो नाम था वो था ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, अब उसका नाम है वो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। द लाइब्रेरी नेटवर्क लाइक OCLC can be considered as international network with 25,900 libraries as its member in more than 170 countries। 170 से भी ज़्यादा देशों में ये फैला हुआ है और इसकी लगभग 26,000 लाइब्रेरीज जो हैं वो पूरे दुनिया में वो इसकी मेंबर्स हैं। अब कुछ लाइब्रेरी नेटवर्क होते हैं जो उनकी एक्टिविटी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट है वो है अम्ब्रेला और सुपर मार्केट। अब अम्ब्रेला और सुपर मार्केट कहाँ किसे कहा जाएगा, जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज आ जाती है। उसके अंदर रिसोर्स शेयरिंग भी आ गया, इंफॉर्मेशन क्रिएशन भी आ गया, यूनियन कैटलॉग भी आ गया, हर तरह की आपको फैसिलिटीज इस लाइब्रेरी नेटवर्क में मिलेगी। OCLC की बात करेंगे तो DDC को भी आपको पता है जैसे ये मैनेज कर रहा है। वर्ल्ड कैट इसका सबसे बड़ा यूनियन कैटलॉग है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज इसकी है। तो ये एक अम्ब्रेला या सुपर मार्केट की तरह वर्क करता है जहाँ पे हर तरह के ऑब्जेक्टिव यहाँ फुलफिल होते हैं, हर तरह की फैसिलिटीज वहाँ पे मिलती है। ठीक है, देन बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी नेटवर्क, तो ये ऐसे नेटवर्क होते हैं जो क्या करते हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेशन करते हैं या फिर उसके अंदर कैटलॉग डेवलपमेंट करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, यूनियन कैटलॉग बनाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज करते हैं। तो कुछ फिक्स इनकी सर्विसेज होती है और उसके लिए ये वर्कआउट करते हैं। देन ऑनलाइन सर्च नेटवर्क्स। ठीक है, ऑनलाइन सर्च सर्विस नेटवर्क, तो ये वो नेटवर्क्स होते हैं जो मिलके कोई ऐसा डेटाबेस बनाते हैं जिसको ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन इनके डेटाबेसेस होते हैं और ये डेटाबेसेस क्या करते हैं, इन डेटाबेसेस को वो लोग लीज आउट भी करते हैं, किसी और को बेच भी देते हैं। तो ये बहुत बार वेंडर का भी काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे डायलॉग, ऑर्बिट, STN, BRS, ये सारे क्या हैं, ये कॉमर्शलाइज्ड सर्विसेज हैं, लेकिन ये सब इस तरह के लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के बनाई हुई है। लेकिन अब ये कॉमर्शलाइज्ड वे में वर्कआउट करते हैं, तो ये किसी और लाइब्रेरीज को क्या करते हैं, लीज आउट करते हैं ये डेटाबेसेस। देन Service center network concentrate on providing services to the member libraries in a networked environment। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंबर लाइब्रेरीज होती है उनको अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो कैटलॉगिंग हो या लिटरेचर सर्च हो या डेटाबेस एक्सेस हो या न्यूज़ सर्विस हो। ठीक है, तो इलिनॉइस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क ये इसका एग्जाम्पल है जहाँ पे मेंबर लाइब्रेरीज को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। नेटवर्क फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, तो ये ऐसा नेटवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को सब्सक्राइब करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसको अगर मॉडर्न भाषा में कहा जाए तो इसे कंसोर्शिया कहते हैं। ठीक है, जैसे ओहियो लिंक क्या करता है, ओहियो लिंक इज अ स्टेट वाइड नेटवर्क विच फर्स्ट ऑटोमेटेड all publicly funded academic libraries in Ohio State in USA, then added access to jointly purchased databases as one of its key activities।
तो इसने सबसे पहले तो ओहियो स्टेट के अंदर आने वाली हर पब्लिक लाइब्रेरीज को पब्लिक फंडेड यानी गवर्नमेंट फंडेड एकेडमिक लाइब्रेरीज को कंप्यूटराइज्ड किया। उसके बाद सभी को उन्होंने सबके बिहाफ पे ई रिसोर्सेज को सब्सक्राइब किया और सबको उसकी एक्सेस प्रोवाइड की। ठीक है, इंडिया में उसी तरह का काम कौन करता है? इंडेस्ट करता है, लेकिन इंडेस्ट अब वर्क नहीं करता है। ये जितनी भी अलग अलग कंसोर्शियाज थी इंडिया में, वो सारी मर्ज होके अब ई शोध सिंधु हो गई है। ठीक है, ई शोध सिंधु पता है ना कौन चलाता है? ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु का एक्सेस चाहिए तो आपको किसको कांटेक्ट करना होगा? और ई शोध सिंधु किसके लिए होती है? अगर एक कॉलेज है उसको ई शोध सिंधु एक्सेस करना है तो अगर सब्सक्राइब करना है तो हो जाएगा या नहीं होगा? ई शोध सिंधु जो, यस अमन बोलिए। नहीं, ई शोध सिंधु अगर एक कॉलेज को एक्सेस करना है या उसको सब्सक्राइब करना है तो हो जाएगा। इनफ्लिबनेट के थ्रू एक्सेस मिलेगा, ये जिसने कहा वो करेक्ट है। ठीक है, ई शोध सिंधु का एक्सेस इनफ्लिबनेट के थ्रू मिलता है। इनफ्लिबनेट एक कंसोर्शिया की तरह वर्क करता है। ठीक है, और वो हमारे यानी देश की सारी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी के बिहाफ पर सारे पब्लिशर से डील करके वो रिसोर्सेज सब्सक्राइब करते हैं और वो क्या करते हैं फिर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को देते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि ई सोर्स सिंधु जो है अगर किसी कॉलेज को सब्सक्राइब करना है तो क्या होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, वही इन्फिनिट से ही सब्सक्रिप्शन वो लेना है। लेकिन अगर कोई कॉलेज चाहे इन्फिनिट से सब्सक्रिप्शन लेना ई शो सिंधु का तो वो ले सकता है या नहीं ले सकता है? हम्म, कोई कॉलेज ई शो सिंधु का सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो ले सकता है या नहीं ले सकता है? नहीं ले सकता। ई शो सिंधु जो सर्विस है ना वो यूनिवर्सिटीज के लिए है। ठीक है, उसका एक्सेस यूनिवर्सिटीज को ही मिलता है। और अगर कॉलेजेस को एक्सेस लेना है तो कॉलेज लेवल का जो डेटाबेस इन्फिनिट ने बनाया है वो क्रिएट किया है, वो है एन लिस्ट। ठीक है, एन लिस्ट में कॉलेज लेवल के रिसोर्सेज सारे अवेलेबल होते हैं जो कॉलेज सब्सक्राइब कर सकता है। और अगर कॉलेज एन लिस्ट, NLIST, एन लिस्ट कॉलेजेस के लिए होता है। और शोध ई शोध सिंधु जो है होता है वो यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। ठीक है, तो अगर कॉलेज को सब्सक्राइब करना है तो उसका एक साल का सब्सक्रिप्शन चार्ज लगभग 35,000 रुपीज़ है। अगर वैसे अगर वो सारे रिसोर्स आप डायरेक्ट पब्लिशर से सब्सक्राइब करवाने जाओगे तो लैक्स में चला जाएगा। लेकिन ई शोध सिंधु जो एनलिस्ट है, एनलिस्ट के थ्रू या इन्फिनिट के थ्रू एनलिस्ट अगर हम लेंगे तो वही रिसोर्सेस हमको बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं। ठीक है, और उसी तरह से ई शोध सिंधु है। ई शोध सिंधु लार्ज डेटाबेस है जो जनरली यूनिवर्सिटी के ही काम आता है। तो अगर वो पब्लिशर, अगर यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट पब्लिशर से डील करेगी तो ये उन्हें उससे जितने में उन्हें इन्फ्लिबनेट से मिल रहा है उससे शायद 10 गुना ज़्यादा प्राइस लगेगा। ठीक है, तो ये एक कंसोर्शिया की तरह भी वर्क करती है जो हमारे लिए सभी पब्लिशर से उनसे बार्गेनिंग करके उसका प्राइस उन्होंने बहुत कम करवा रखा है। लगभग 80% जो प्राइस है उसका वो कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, देन एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। अब लाइब्रेरी जो नेटवर्क होते हैं उनकी एक्टिविटीज एंड सर्विसेज क्या हो सकती है? तो ये वही हो सकती है जो हमने डिस्कस किया। ये इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत सारी यही सारी चीज़ें वापस घुमा घुमा के लिखी हुई है। ऑब्जेक्टिव में भी वही है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वही है। ठीक है, और उनकी सर्विसेज और एक्टिविटीज़ में भी वही आएगा। ठीक है, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, सब मिलके कैटलॉगिंग करते हैं, उसका यूनियन कैटलॉग बनाते हैं। ठीक है, तो ये फिर से
डेटाबेस सर्विस, ये लोग साथ में मिलके डेटाबेस को सब्सक्राइब करवाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, डॉक्यूमेंट एक दूसरी लाइब्रेरीज को क्या करते हैं, ये डिलीवर करते हैं, ताकि लाइब्रेरी इंटर लाइब्रेरी लोन करते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंसेस या रियल टाइम रेफरेंस सर्विस, ठीक है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जहाँ पे एक लाइब्रेरी के यूजर का क्वेश्चन का आंसर क्या दूसरी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन भी दे सकते हैं। तो शेयर्ड क्वेश्चन होता है, शेयर्ड सर्विस होती है ये। कलेक्टिव एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अगर बहुत लाइब्रेरी सारी लाइब्रेरी मिल के फिर अगर उन्हें एक्विजिशन पॉलिसी क्या कलेक्टिव एक्विजिशन पॉलिसी बनाते हैं, जिससे वो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज से बच जाते हैं। उससे क्या होता है बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट सभी लाइब्रेरीज को होता है। देन कंसोर्शियम परचेज, कंसोर्शिया की तरफ वर्कआउट करके रिसोर्सेज को सब्सक्राइब करवाएंगे कम से कम प्राइस में। देन जॉइंट आर्काइव एंड कोऑपरेटिव स्टोरेज फैसिलिटीज, सभी मिलके एक कॉमन स्टोरेज बना लेंगे, ठीक है, जहाँ से सभी लोग स्टोरेज भी उनका कॉमन हो जाएगा और एक्सेस भी कॉमन हो जाएगा, जिसको कंट्रोल करना इजी होता है। अलग अलग सर्वर पे अलग अलग लाइब्रेरीज का डेटा है, उसकी जगह अगर एक ही सर्वर पे सभी लाइब्रेरीज का डेटा होगा तो वो मैनेज करना ज़्यादा इजी होता है। शेयर्ड कोर कलेक्शन, तो उनका जो कोर कलेक्शन है उसको भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को वो शेयरिंग में क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ट्रेनिंग दे सकते हैं यूजर्स एंड लाइब्रेरी स्टाफ को। मेंबर इंस्टीट्यूशन से उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस या एक्सपर्ट सपोर्ट दे सकते हैं। यही उसके सारे एक्टिविटीज एंड सर्विसेज होती है। कम्युनिकेशन सर्विसेज अमॉन्ग मेंबर्स, तो जितने भी मेंबर्स है उनमें कम्युनिकेशन सर्विस हो सकती है। वो कम्युनिकेशन सर्विस लिस्ट सर्व से हो सकती है या वेबसाइट के थ्रू हो सकती है। लिस्ट सर्व क्या होता है पता है ना सभी को, लिस्ट सर्व, लिस्ट सर्व क्या होता है, लिस्ट सर्व एक है ना, हाँ बोलिए अमन। मेल मर्ज नहीं, मेल मर्ज अलग चीज होती है। मेल मर्ज आपको एक मेल को बहुत सारे लोगों को भेजना हो और उनका नाम चेंज कर देना हो ऑटोमेटिकली, तो वो मेल मर्ज होता है। लेकिन लिस्ट सर्व क्या होता है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह होता है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप डायरेक्ट कोई मेल भी करोगे तो वो सभी मेंबर्स तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। वैसे ही एक लिस्ट सर्व का एक मेल होता है, कॉमन मेल होता है, और उस लिस्ट सर्व में जितनी भी मेल एड्रेस जुड़े हुए होते हैं, तो आप उस लिस्ट एक एक लिस्ट मेल होता है, उस मेल आईडी पे जो भी मेल करोगे तो वो उस ग्रुप के अंदर जोड़ी हुई जितनी भी ईमेल आईडी है उन सबको वो मेल चला जाएगा। तो आपको अगर 150 लोगों को अलग अलग मेल करने की जरूरत नहीं होगी, आप केवल उस ग्रुप में मेल कर दो तो वो 150 या 200 या 300 जितने भी लोग उस ग्रुप में हैं उन सब तक वो मेल पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो लिस्ट सर्व होता है, तो वो ग्रुप बनता है। तो वहाँ पे उस तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क जो लाइब्रेरी नेटवर्क है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन इस तरह का डेवलप किया जा सकता है। सब मिलके एक लिस्ट सर्व क्रिएट कर सकते हैं। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप हो गए हैं, तो लिस्ट सर्व तो अब पुराना हो गया है, ठीक है। जब व्हाट्सएप नहीं था तब लिस्ट सर्व काम ज़्यादा आता था, अब उसका यूज़ कम हो गया है, लेकिन स्टिल इट इज़ यूजफुल, ठीक है। वेबसाइट कर सकते हैं, लाइब्रेरी नेटवर्क की अपनी खुद की एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे उसे वो अपडेट की जा सके रेगुलरली, और उसकी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ को वहाँ पे बताया जा सके, जिससे दूसरी जो लाइब्रेरीज हैं वो उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। देन इट इज समरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर जो है लाइब्रेरी नेटवर्क्स एंड कंसोर्शिया वो खत्म हो गया। इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी नेटवर्क कितने तरह के हो गए, एक मेट्रोपॉलिटन मैन हो गया, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन या सिटी लेवल के हो गए, रीजनल लेवल के हो गए, नेशनल हो गए, इंटरनेशनल हो गए, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो कंसोर्शिया टाइप लाइब्रेरी ऑटोमे लाइब्रेरी नेटवर्क्स हो गए, स्पेसिफिक एक्टिविटी लाइब्रेरी नेटवर्क्स हो गए,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो ये तो हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए दीपा जी। वो एक ही होता है। ठीक है, एक ही है, वो एक ही है। डिफरेंस नहीं है, वो केवल उसके टेंस का वो है, पास्ट टेंस और यानी उस तरह से वो सेम ही है। कंसोर्शिया एक कॉन्सेप्ट की तरह वर्क करता है। कंसोर्शियम एक वो हो गया, उसका नाउन बन गया है। ठीक है, तो वो सेम ही है, वो अलग अलग नहीं है। एनी क्वेरी? कोई क्वेरी नहीं आ रही आप लोगों से? आपको सब समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? या आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो? असाइनमेंट तो आप सब बना रहे होगे ना अभी? हम्म? फिर असाइनमेंट कॉपी तो नहीं कर रहे ना कि कहीं से कुछ मिल जाए, जैसे ग्रुप में बहुत लिखते रहते हैं कि इसका असाइनमेंट है, उसका असाइनमेंट है, कहीं से मिल जाए उसको कॉपी कर लें। हाँ, ऐसे मत कीजिए। असाइनमेंट आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आपकी हाफ प्रिपरेशन वहाँ पे हो जाए। अगर आप अच्छे से असाइनमेंट खुद पढ़ के बनाएंगे ना, तो आपका 50% वर्क वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जो असाइनमेंट्स है वो सभी यूनिट में से कोई ना कोई क्वेरी क्वेश्चन है वहाँ पे। तो जब आप असाइनमेंट बनाते हो तो आपका लगभग 50% रीडिंग हो जाता है। उसके बाद जब एग्ज़ाम आती है तो 50% और रीडिंग उस करके आप उसको एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो पढ़िए अच्छे से पढ़ोगे तो फिर अच्छा बेनिफिट होगा। केवल डिग्री लेने के लिए मत पढ़िए, है ना, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अच्छा, आप में से कितने है ना प्योरली स्टूडेंट्स हो? ठीक है, बहुत सारे देखिए इग्नू है तो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो, ठीक है, कोई जॉब में होते हैं, इंटरेस्ट के लिए कुछ कोर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हैं जो केवल स्टूडेंट्स हैं, उन्हें वो कोर्स करना है, रेगुलर में नहीं मिला इसलिए कर रहे हैं, या फिर टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं। अमन है एक तो। ठीक है, अमन, सुगंध गुप्ता, आप भी स्टूडेंट ही हो। ठीक है, और वन मोर, राबिया, और टू मोर, नाम नहीं पता चल रहा, माय होम लिखा हुआ है। ठीक है, फोर, और शिखा, और सब आप लोग BLIS में हो या कोई MLIS में भी है? हम्म? सभी BLIS में हो? ठीक है, तो क्यों BLIS ज्वाइन किया है? BLIS क्यों ज्वाइन किया है आप लोगों ने? रीजन? कहाँ से रेफरेंस मिला आप लोगों को कि BLIS करना है? किसने कहा और क्यों किया? रीजन होगा ना, बिना रीजन तो कोई कुछ नहीं करता है। नहीं है किसी के पास कोई रीजन? बताया किसने BLIS के बारे में? क्योंकि ये कोर्स ऐसा है ना कि जनरली सबके रेफरेंस में नहीं आता है। नो रिप्लाई? हाँ, गुड गुड गुड। देखिए, यस यस, लर्निंग स्टॉप नहीं होना चाहिए, वो लाइफ लॉन्ग ट्रूथ है। चाहे जो भी एज हो, सीखते रहना चाहिए इंसान को।
ठीक है, हम लोग अभी भी सीखते हैं, हम अपने स्टूडेंट से भी सीखते हैं, अपने टीचर से भी सीखते हैं, सभी से सीखते हैं। कोई भी हो, सीखना चाहिए इंसान को। ठीक है। और शिखा, राबिया, सुगंध, सतपाल, हाँ सतपाल बोलिए। यस यस यस। डिफेंस से हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि और उनका सबसे बड़ा एक रीज़न ये होता है कि जो डिफेंस में रिटायरमेंट एज होती है वो लगभग 35, यानी कुछ एज ऑफ सर्विस के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। तो फिर बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हर साल कुछ ना कुछ डिफेंस से होते ही है, एयरफोर्स से होंगे, आर्मी से होंगे, होते ही हैं। यू आर फ्रॉम एयरफोर्स बड़ोड़ा? यस यस। Okay, now you are posted in Bangalore. Okay, okay. Now, right now you are in Bangalore. Okay, okay, okay. So have you submitted your assignments? Okay, okay. So, but you have to submit your assignments in in Baroda Center. Okay, 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 okay.